हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं जो इसका सेशन 3 है। इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दिए हैं और ये पार्ट 3 देखेंगे जिसमें ओरिजिनल पेपर एनटीपीसी से लिया गया है। और इसमें देखिएगा कि आज जो हम एनालिसिस करवाएंगे वो करवाएंगे 2 तारीख दूसरा महीना 2021, 2 तारीख दूसरा महीना 2021 का एनालिसिस करवाएंगे। तो देखते हैं, चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न में बोला गया है, पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न में बोला है कि भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारी जल का अगर हम बात करिएगा तो भारी जल जो है, भारी जल को हम क्या कहते हैं, तो भारी जल को ही हम कहते हैं D2O। क्या बोलते हैं, तो D2O बोलते हैं। अगर भारी जल का बात करिएगा तो भारी जल उपयोग होता है नाभिकीय शक्ति उत्पादन में, नाभिकीय शक्ति उत्पादन में उपयोग करते हैं। नाभिकीय शक्ति मतलब नाभिकीय रिएक्टर हो गया, क्या हो गया, तो नाभिकीय रिएक्टर हुआ, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय। और नाभिकीय रिएक्टर का अगर बात करिएगा तो नाभिकीय रिएक्टर में ये हम ऊर्जा के रूप में करते हैं या ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अगर मंदक का बात करिएगा कि मंदक में किसका उपयोग करते हैं, तो मंदक में हम D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। मंदक के रूप में हम D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। D2O और ग्रेफाइट हो गया। अगर वही बात होगा तो नियंत्रक में, नियंत्रक, तो नियंत्रक में उपयोग करते हैं बोरॉन और सिलिकॉन का, अति बोरॉन और कैडमियम का उपयोग करते हैं, बोरॉन और कैडमियम का। नियंत्रक में यही होता है कि न्यूट्रॉन को बोरॉन और कैडमियम जो है वो क्या कर लेता है, तो अवशोषित कर लेता है। और एक और पूछता है कि शीतलक के रूप में क्या, किसका हम उपयोग करते हैं, तो शीतलक के रूप में करिएगा तो वो होता है पोटेशियम और सोडियम का, पोटेशियम और सोडियम का उपयोग हम करते हैं। समझिएगा, भारी जल उपयोग करते हैं हम नाभिकीय रिएक्टर में, और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं हम किसका, तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। ईंधन के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं, तो यूरेनियम का उपयोग कर रहे हैं। और वही अगर मंदक का बोलेगा तो D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और नियंत्रक में बोरॉन और कैडमियम का उपयोग करते हैं, नियंत्रक में बोरॉन और कैडमियम। और ये है जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम कौन करता है, तो बोरॉन और कैडमियम। और शीतलक के रूप में करते हैं सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम को। और ये है जो रिएक्टर को ठंडा कर देता है, रिएक्टर को ठंडा कर देता है। रिएक्टर को हम बोलेंगे तो रिएक्टर को क्या कर देता है, तो ठंडा कर देता है, ठंडा कर देता है। तो रिएक्टर को ठंडा करने का काम कौन किया, तो शीतलक किया। वही बोलेंगे कि न्यूट्रॉन को अवशोषित कौन किया, तो जो नियंत्रक कर रहा बोरॉन और कैडमियम कर रहा है। मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट प्रयोग करते हैं। तो वही बोला कि भारी जल का उपयोग हम किस में करते हैं, तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन में करते हैं। किस में करेंगे, तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन में करेंगे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि UN सुरक्षा परिषद, UN सुरक्षा परिषद 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे कि 10 अस्थायी सदस्य का जो चुनाव होता है वो होता है 2 साल के लिए। कितना साल के लिए होता है, तो 2 साल के लिए होता है। अगर हम UN का बात करेंगे कि UN का अगर हम बात करते हैं तो UN का देखिएगा तो UN जो है ये है, इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था, स्थापना का अगर हम बात करेंगे तो स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर का बात करिएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क। क्या होता है, न्यूयॉर्क हो गया, हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क हो गया। अगर इसमें सदस्य मेंबर का अगर बात करिएगा कि कितने मेंबर है, तो मेंबर इसमें है 193। कितने मेंबर है, तो 193 मेंबर है। अगर अस्थायी सदस्य का बात करिएगा तो इसमें अस्थायी सदस्य होता है 10। अस्थायी सदस्य का बात करिएगा कि इसमें अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो अस्थायी सदस्य होते हैं 10। और इसके कार्यकाल मात्र कितना होता है, तो 2 साल के लिए होता है। लेकिन इसमें अस्थायी सदस्य का बात करेगा कि जो अस्थायी, जिनको पास वीटो पावर है, वो 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। और 5 सदस्य में कौन कौन है, तो UK है, USA है, USA के बाद जाइएगा तो चाइना है, चाइना के बाद है रूस,
और रूस के बाद कौन सा होता है, तो फ्रांस होता है। कौन है, तो रूस के बाद फ्रांस है। अगर इसमें भाषा का बात करिएगा तो भाषा टोटल इसमें है 6। भाषा कितने हैं, तो भाषा इसमें 6 भाषाएं हैं। अगर 6 भाषा में अगर बात करिएगा तो पहला में अरबी, चीनी, दूसरा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेन है। क्या बताएं, तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषा है। तो अगर भाषा बोलेगा कि भाषा कितना है, तो भाषा बताइएगा कि भाषा कितना है, तो 6 भाषा हो गया। इसका स्थापना यूएन का हुआ था 1945 में। हेड क्वार्टर का अगर बात करेगा तो हेड क्वार्टर हो गया कहाँ, तो न्यूयॉर्क में। अगर इसका बात करिएगा कि कितने मेंबर है, तो मेंबर 193 हैं। और अस्थायी सदस्य होते हैं 10, जो 2 साल के लिए चुन के आते हैं, और 5 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जो अस्थायी रहते हैं। इनको पास वीटो पावर है। जेरा में यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया और एक और फ्रांस हो गया। तो ये बोला है यूएन की सुरक्षा परिषद द्वारा, यूएन की सुरक्षा परिषद द्वारा 10 अस्थायी सदस्य को कितने दिन के लिए, 10 अस्थायी सदस्य के लिए कितना दिन का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए चुन के आते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो इसमें बोला है उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो उपाधियों के अंत से संबंधित है किसमें, तो 18। आर्टिकल नंबर कितना है, तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कि 22 का, तो 22 है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण है। गिरफ्तारी से संरक्षण हो गया किसमें, तो 22 में हो गया। 23 में हो गया बलात् श्रम। क्या हुआ, तो बलात् श्रम हो गया। बलात् श्रम का मतलब ये हुआ कि जबरदस्ती काम आप नहीं करवा सकते हैं, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 25 होता है जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता देता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। तो 25 बोलेगा तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से है। 23 बोलेगा तो बलात् श्रम से है, जो मतलब बलात् श्रम का होता है बरियारी काम या जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। फिर ये हो गया कि मतलब बिना पैसा के जो बोलते हैं बेगारी, तो बेगारी भी आप नहीं करवा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 18 हो गया जो किससे है, तो उपाधियों के अंत से है। 22 है जो गिरफ्तारी से संरक्षण है। 22 क्या है, तो गिरफ्तारी से संरक्षण है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बताइए आपातकाल के दौरान जब आपातकाल लगता है तो आपातकाल 3 प्रकार से लगता है। एक लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा लगता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा लगता है वित्तीय आपातकाल। क्या लगता है, तो वित्तीय आपातकाल लगता है। तो अगर वित्तीय आपातकाल का अगर बात करिएगा तो वित्तीय आपातकाल हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 से, अनुच्छेद हो गया 352। राष्ट्रपति हो गया तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो लगता है 356। और वित्तीय आपातकाल का अगर बात करिएगा तो वित्तीय आपातकाल हो गया 360। तो यहाँ से ये सवाल करेगा कि बताइए कि आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार है जो भंग नहीं होता है या नहीं रुकता है, तो आर्टिकल 20 और 21 है जो रुकता नहीं है। 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी रोका नहीं जा सकता है। तो समझ गए होंगे कि आपातकाल, ये दोनों पूछता है प्रश्न के बताइए आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद है जो भंग नहीं होता है, तो 20 और 21 है जो मौलिक अधिकार भंग नहीं होता है। जिसमें 20 में बोलता है कि 3 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता मिलेगा, 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगा। और 21 में बोला है प्राण एवं देहिका के बारे में। प्राण एवं देहिका मतलब राइट टू प्राइवेसी, वो प्राण एवं देहिका का जिक्र किया गया है। तो ये समझ गए होंगे कि अनुच्छेद उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल नंबर किस में है, तो 18 हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में अगर समझिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये बताइए, ये भारत के निचले, यहाँ पहला ऑप्शन बोला है कि यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया है, तो ऐसा थोड़ी है, और बनाया है। इसके द्वारा 2050 तक संचालन में आ जाने की उम्मीद है, ये भी गलत है। बोला है कि यह पृथ्वी की निचली कक्षा में है, तो ये राइट आंसर है। और यह बोला केवल यूएसए और चीन तक, केवल लगा दिया जैसे एक खत्म हो गया, तो इसका राइट आंसर का अगर बात करिएगा तो यह पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है जो पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत प्रतिनिधित्व अधिकतम था? 31 दिसंबर 1947 भारत की संविधान सभा में कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो उस सबसे ज़्यादा अधिकतम था संयुक्त प्रांत का। किसका था? तो संयुक्त प्रांत का सबसे अधिकतम था। कब? तो 31 दिसंबर 1947 को, 31 दिसंबर 1947 को। अगर बात करेगा कि बम्बई में 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे कौन? था डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। मद्रास का बात करिएगा तो मद्रास की अध्यक्षता किए थे, जो ये हुआ था 1887 में, और इसकी अध्यक्षता किए थे सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। सैयद बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास का किए थे। बम्बई का किए थे कौन? तो 1850 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। उस समय गवर्नर का बात करिएगा तो उस समय गवर्नर था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था उस समय गवर्नर। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, देखिए पहला अधिवेशन आ ही गया जो हम पीछे बताए हैं भी। बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो अगर शहर का बात करिएगा तो शहर में किया गया था कहाँ? तो बम्बई में किया गया था। अगर हम बम्बई का बात करेंगे तो कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था। इसका संस्थापक का बात करिएगा, संस्थापक का बात करिएगा तो था ए.ओ. हुम थे, ए.ओ. हुम। और इनको शिमला के संत भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो ए.ओ. हुम को कहा जाता है। फिर ये बताइए कि संस्थापक हो गया। अगर अध्यक्ष का बात करेगा कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष का बात करिएगा तो अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए। अगर बोलेगा कुछ समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था जो उस समय गवर्नर था। ये बताइए कि 1886 का अगर हम देखते हैं कि 1886 में कौन था, तो 1885 में तो पता चल गया कि 1885 में कहाँ हुआ था? तो बम्बई हुआ था। मद्रास में हुआ था 1887 में। कौन किए थे? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी किए थे, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी किए थे। और बात करिएगा कलकत्ता में 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था। और एक किए थे दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी ने किए थे कहाँ? तो कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा कि अगले प्रश्न में क्या है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि किस लेखक ने बच्चों को बोला है कि किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए
पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे गांव की परिकल्पना की थी। मालगुड़ी नामक छोटे गांव की परिकल्पना की थी। समझिएगा, किस लेखक ने नन्हे बच्चे और स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव का परिकल्पना किया था? तो किए थे आर के नारायण। कौन किए थे? तो आर के नारायण ने किए थे। मालगुड़ी नामक छोटे गांव की जो संरचना किए थे वो किए थे आर के नारायण। कौन किए थे? तो आर के नारायण। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। बोला गया है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अगर बात करिएगा आउटपुट डिवाइस का, तो आउटपुट डिवाइस जो बाहर दिखता है वो आउटपुट होता है, जो अंदर से काम करता है वो इनपुट होता है। तो ये बताइए कि मॉनिटर ऊपर रहता है तो मॉनिटर हो गया आउटपुट हो गया। प्रिंटर देखेगा तो आउटपुट हो गया। स्पीकर हो गया तो आउटपुट। लेकिन स्कैनर देखेगा तो स्कैनर का भाग होता है कौन सा? तो इनपुट। कौन सा होता है? तो इनपुट। आउटपुट में एक और पूछ लेता है प्लॉटर। क्या पूछता है? तो प्लॉटर पूछ लेता है कि प्लॉटर कौन सा होता है? तो प्लॉटर भी होता है आउटपुट। प्लॉटर भी होता है तो आउटपुट होता है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया? मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया और प्रिंटर हो गया, और स्कैनर हो गया जो इनपुट डिवाइस हुआ। ये कौन सा डिवाइस हुआ? तो इनपुट डिवाइस हुआ है। इनपुट डिवाइस है कौन सा? तो स्कैनर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि आधुनिक प्रिंटर की गणना करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बोला है आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो वो करते हैं हम पीपीएम का। किसका उपयोग करते हैं? तो पीपीएम का उपयोग करते हैं। किसके लिए? तो आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पीपीएम का। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न का बात करते हैं तो इस प्रश्न में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत के सबसे कम शहरीकृत राज्य था? तो सबसे कम शहरीकृत का बात करिएगा तो सबसे कम शहरीकृत था 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश था। कौन था? तो हिमाचल प्रदेश था सबसे कम था। कौन सा राज्य भारत के सबसे कम शहरीकृत था? तो कौन था? तो हिमाचल प्रदेश था। अगर 2011 की जनगणना की बात करिएगा तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श था, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारा भविष्य। एक क्या था? तो ये आदर्श था हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना के अनुसार बोला गया था। और कौन सा भारत का सबसे कम शहरीकृत है? तो सबसे कम शहरीकृत का अगर बात करिएगा तो हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम शहरीकृत कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। अगर घनत्व में बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा घनत्व कौन सा राज्य का है? तो घनत्व में बात करिएगा, घनत्व में तो सबसे ज़्यादा घनत्व है बिहार का। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? तो बिहार का है। और सबसे कम घनत्व का बात करिएगा, सबसे कम घनत्व जो है वो घनत्व वाला राज्य होता है कौन सा? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला है, सबसे कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा? तो बिहार होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है जो कम शहरीकृत था? तो हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य पूछेगा तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, अगर बात करिएगा इस प्रश्न में तो बोला गया है कि परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो देखिएगा कि इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्षों के 20,000 के एकड़ की राशि प्रदान कर रहा था। तो ये सही है, ये बोला है कि सही है। बोला गया है कि इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान के बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। फिर इसमें बोला है कि इस जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो कोई भी स्कीम आता है तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ही आता है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था। तो ये भी सही है कि इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था। लेकिन इसमें बोला है कि 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये गलत है, बात बाकी सही है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में है
इस प्रश्न में बोला गया है कि जीपीएस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अगर जीपीएस का बात करिएगा तो जीपीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही का पूछा है तो इसे रूस ने विकसित किया था। ये पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकता है। तो यही है सही कि यह पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक के जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकता है। मतलब पर्वत और बिल्डिंग के ब्लॉक पर जीपीएस है जो सिग्नल के लिए बाधा बन सकता है। तो इसका राइट आंसर जीपीएस का हो जाएगा, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकता है। जीपीएस का फुल फॉर्म बोलेगा तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि आईएमएफ और विश्व बैंक का 1944 में गठन हुआ, इनके मुख्यालय कहाँ है। तो इनका मुख्यालय का बात करेगा तो वाशिंगटन डीसी है, जो कहाँ पड़ता है तो अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो अमेरिका में पड़ता है। अगर हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात करिएगा तो ये गठन हुआ था 1944 में, लेकिन अपना काम करना स्टार्ट किया था 1945 से। कब किया था तो 1945 से काम करना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम आईएमएफ का बात करिएगा तो इसमें टोटल मेंबर है 190 सदस्य है, और वर्ल्ड बैंक का बात करिएगा तो वर्ल्ड बैंक में मेंबर है 189। कितने मेंबर है तो 189 मेंबर है। कितना तो 189 मेंबर है। इसी में अगर हम बात कर लेते हैं जिनेवा का, तो जिनेवा में ऑप्शन में देख लिया गया कि जिनेवा है जो WHO और WTO का हेड क्वार्टर है। WHO और WTO का हेड क्वार्टर हो गया। WHO का अगर बात करिएगा तो 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बात करिएगा तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को गठन हुआ था। और ये बताइए WHO और WTO का हेड क्वार्टर कहाँ हो गया तो जिनेवा में हो गया। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। कौन थे तो विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त को ही हम बोलते हैं चाणक्य। इनका नाम क्या था तो चाणक्य भी नाम था। और इसने लिखा था कौन सा पुस्तक तो अर्थशास्त्र लिखा था। कौन सा तो अर्थशास्त्र भी पुस्तक लिखा था। और ये था राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। किसे तो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक से कौन जुड़ा हुआ था तो अर्थशास्त्र। अगर हम कलहन का बात करेगा तो ये लिखा था राजतरंगिनी लिखा था। राजतरंगिनी कौन लिखा था तो कलहन ने लिखा था। अगर बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम दरबार का बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक रहता था राजदूत मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा था तो इंडिका लिखा था। कौन सा लिखा था तो इंडिका लिखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे तो विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त को ही हम चाणक्य बोलते हैं। और चाणक्य ने ही लिखा था कौन सा तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। कलहन को भी बता दें कि कलहन कौन सा पुस्तक लिखा था तो कलहन जो लिखा था वो राजतरंगिनी लिखा था। राजतरंगिनी लिखा था। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा कि इस प्रश्न में बोला है कि प्रत्येक वर्ष द्वारा व्यापार करने में सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी करता है। मतलब जो व्यापार करने की सुगमता संबंधी कौन जारी करता है तो विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है तो वर्ल्ड बैंक करता है। और आपको हम बताए थे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी हो जाएगा किसका तो वाशिंगटन डीसी हो गया हेडक्वार्टर किसका तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। आईएमएफ का बात करिएगा तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना का बात करिएगा तो स्थापना हुआ था 1944 में। और काम करना स्टार्ट कब किया था तो 1945 से काम करना स्टार्ट कर दिया था। अगर इसका हेडक्वार्टर का बात करिएगा तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो गया तो वाशिंगटन डीसी में हो गया। कहाँ तो वाशिंगटन डीसी में हो गया। वर्ल्ड बैंक का बात करिएगा तो वर्ल्ड बैंक में मेंबर भी हम बता दिए कि 189 होता है। जबकि आईएमएफ का बात करिएगा तो आईएमएफ में 190 मेंबर होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है
इस प्रश्न में है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ का अगर बात करिएगा तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो है सारनाथ में। कहाँ है? तो सारनाथ में है। और सारनाथ के बारे में आपको पता है कि बुद्ध भगवान है जो सबसे पहले अपना उपदेश, जो पहला उपदेश दिए थे, उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में ही दिए थे। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। कहाँ? तो सारनाथ में स्थित है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में है कि उल्टी बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान था। उल्टी बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान था। तो एक था कबीर का। किसका था? तो कबीर का था। कौन सा? तो उल्टी बांसी कबीर का था। उल्टी बांसी कबीर का था। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला गया है कि कच्छ के महान रण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो अगर कच्छ का बात कर रहे हैं तो कच्छ जो पड़ता है वो पड़ता है गुजरात के तटीय पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है? तो कच्छ गुजरात। यह एक मीठे पानी का झील है। यह मीठे पानी का झील नहीं है। बोलता है यह कच्छ वासियों के द्वारा बनाया गया। तो ये सही है कि कच्छ वासियों के द्वारा बनाया गया है। यह थार रेगिस्तान मौजूद एक लवणीय दलदल है। ये थार रेगिस्तान मौजूद एक लवणीय दलदल है। तो ये भी सही है कि थार रेगिस्तान मौजूद एक लवणीय दलदल है। ये बोला राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास करते हैं। तो ये भी सही है कि राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास करते हैं। या थार रेगिस्तान मौजूद एक लवणीय दलदल भी है जो कच्छ का रण में हो गया और कच्छ वासियों द्वारा बनाया गया है। तो कच्छ के महान रण के बारे में जो गलत है कि ये मीठे पानी का झील है, तो ये गलत है कि मीठे पानी का झील नहीं है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक बार और देख लीजिए यहाँ कि मीठे पानी का झील जो बोला है वो मीठे पानी का झील पड़ता है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। वो कौन सा है? तो वुलर झील है। कौन सा झील है? तो वुलर झील। और वुलर झील मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन जम्मू और कश्मीर में एक और पड़ता है डल झील। कौन सा झील? तो डल झील। तो डल और वुलर पड़ता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी का झील कौन हो गया? वुलर। और ये जो आंसर है कच्छ का महान, वो यही है कि ये नहीं कच्छ के रण में पाया जाता। बाद बाकी 3 गो ऑप्शन है जो सही है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है देखिएगा कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने, बोला है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। तो अगर कारखाना का बात करिएगा तो कारखाना खोलने की अनुमति जो दिया था वो कौन दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। कौन दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। अगर जहांगीर का बात करते हैं तो जहांगीर के पास प्रथम अंग्रेज जो आया था वो आया था कौन? तो हॉपकिंस आया था। कौन आया था? तो हॉपकिंस आया था। हॉपकिंस आया था 1608 ईस्वी में। और 1608 ईस्वी में जब ये आया था तो इसको कारखाना खोलने की इजाज़त नहीं मिला था, लेकिन जहांगीर ने इसकी इंग्लिश की उपाधि दे दिया था। इंग्लिश की उपाधि पूछेगा कि जहांगीर ने इंग्लिश की उपाधि किसको दिया था? तो हॉपकिंस को दिया था। इंग्लिश की उपाधि मिला था। इंग्लिश की उपाधि मिला था किसको? तो हॉपकिंस को मिला था। लेकिन इसके बाद कौन सा अंग्रेज आया? तो सर थॉमस रो आया। कौन आया? तो सर थॉमस रो आया। सर थॉमस रो आया। ये आया था तो 1615 ईस्वी में आया। 1615 ईस्वी में आया और सर थॉमस रो को कारखाना खोलने की इजाज़त मिल गया। और इजाज़त मिला कहाँ? तो सूरत में। कहाँ? तो सूरत में कारखाना खोलने की इजाज़त किसको मिला था? तो सर थॉमस रो को मिला था। तो इसमें प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि जहांगीर ने सबसे पहला बार जहांगीर से मिलने कौन आया था? तो हॉपकिंस आया था। 1608 में आया और इंग्लिश की उपाधि भी हॉपकिंस को दिया गया। लेकिन वो आया था कंपनी के मतलब कारखाना खोलने के मुद्दे पर, लेकिन कारखाना खोलने की इजाज़त उसको नहीं मिला। उसके बाद जस्ट 1615 में कौन पहुंचा? तो सर थॉमस रो पहुंचा। और सर थॉमस रो को कारखाना खोलने की इजाज़त मिला और ये सूरत में कारखाना खोला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का अगर पुत्र का बात करिएगा तो जहांगीर का पुत्र कौन था? तो शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र कौन था? तो औरंगजेब। कौन था? तो औरंगजेब। जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब, अंग्रेज पर जजिया कर लगाने वाला कौन सा मुगल में था? तो औरंगजेब था जो अंग्रेज पर भी जजिया कर लगा दिया था। अगले प्रश्न में देखिएगा 47 है। फिर अगले प्रश्न देखिए
49 में बोला गया है, 49 में बोला है कि किसकी कमी से वर्णांधता, वर्णांधता, किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है। तो देखिए वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या जो होती है वो विटामिन के से होती है, अति विटामिन ए से होती है। और अब विटामिन ए का अगर बात करिएगा तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का। अगर विटामिन के की होता है तो रक्त का थक्का बनाने में कौन काम करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में कौन? तो विटामिन के। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी का बात करेगा तो घाव भरने का काम यही करता है, घाव भरने का काम करता है। तो कौन करता है? विटामिन सी घाव भरने का काम करता है। अगर कैल्शियम का बात करिएगा तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम का बात करिएगा तो एक होता है ऑस्टियोप्रोसिस होता है। ऑस्टियोप्रोसिस जो बीमारी होता है वो कैल्शियम की कमी से कारण होता है, ऑस्टियोप्रोसिस। तो ऑस्टियोप्रोसिस कैल्शियम हो गया। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। और क्या होता है? तो वर्णांधता या कमजोर दृष्टि देखने को मिलता है। विटामिन के रक्त का थक्का हो गया। विटामिन सी से कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी किस में पाया नहीं जाता है? तो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। और विटामिन सी है जो घाव भरने का काम करता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, तो अगले प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकायों के शासन से संबंधित है? तो ये बताइए, पंचायतों और स्थानीय निकायों के शासन से संबंधित का अगर बात करेगा तो अनुच्छेद नंबर 243 है। कितना है? तो 243 है। लेकिन पंचायत का बात करिएगा तो पंचायत 1957 में लाया था बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत। बलवंत राय मेहता लाया था त्रिस्तरीय पंचायत। इसके बाद 1977 का अगर बात करिएगा तो 1977 में लाया था अशोक मेहता। कौन लाया था? तो अशोक मेहता लेके आया था, अशोक मेहता लेके आया था। और मेहता लेके आया था द्विस्तरीय पंचायत लेके आया था। क्या लाया था? तो द्विस्तरीय पंचायत लाया था। अगर पंचायत का बात करिएगा तो पंचायत जो अनुसूची है वो अनुसूची का बात करिएगा कि अनुसूची 11 में है। और ये त्रिपंचायत जोड़ा गया था कौन सा संशोधन से? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, 93 से काम अपना स्टार्ट किया था। अगर पंचायती का बात करेगा तो पंचायती सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1959 में। कहाँ से? तो नगौर जिला राजस्थान से शुरू हुआ था, राजस्थान से शुरू हुआ था। और राजस्थान से किए थे कौन? तो राजस्थान से शुरू किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन के थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान से शुरू किए थे। तो ये बताइए कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों और स्थानीय, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 243। और ये बताइए पंचायती के बारे में भी हम बताएं कि 1957 में बलवंत राय मेहता ने दिया था पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत कहिएगा। और इसके बाद 1977 का बात करेगा तो 1977 में आया था अशोक मेहता। कौन आया था? तो अशोक मेहता आया था। और अशोक मेहता ने दिया था द्विस्तरीय पंचायत। अशोक मेहता ने क्या दिया था? द्विस्तरीय पंचायत दिया। फिर हम बात करते हैं कि 11 नंबर अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज का मान्यता दिया था और काम करना स्टार्ट किया था 1993 से। अगर वही बात करते हैं कि 1959 में पंचायती सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो राजस्थान के नगौर जिला में। कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगर हम बात करते हैं कि 51 के ए का बात करिएगा तो 51 के ए अनुच्छेद जो है वो है नीति मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। और ये किस में है? तो भाग का अगर बात करिएगा तो भाग है 4 का ए में। 4 का ए कहिए या 4 का कहिए। तो 4 का या 4 का ए में मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। अगर हम 21 पर जाते हैं तो 21 है मौलिक कर्तव्य में दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता बोलेगा तो दैहिक स्वतंत्रता हो गया, या प्राण एवं दैहिक बोल सकते हैं इसको। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, दैहिक
की स्वतंत्रता, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता, ये हो गया। फिर इसी में बोला है निजता का अधिकार, कैसा, तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी बोला है किसमें, तो 21 में ही बोला गया है। और इसी आर्टिकल पर लगा के देखिएगा कि गाड़ी जो मतलब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हेलमेट लगाने की इजाज़त दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है प्राण एवं देहिका के बारे में। तो ये बताइए 21 में समझ गए होंगे, 51 के ये भी समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न जो है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था। तो अगर पता है कि सत्यमेव जयते जो लिया गया था वो लिया गया था मुंडक उपनिषद से लिया गया था। किससे लिया गया था, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के जो नीचे उत्कीर्णित रहता है क्या, तो सत्यमेव जयते क्या रहता है, तो सत्यमेव जयते तो कहाँ से लिया गया था, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशा के अनुसार 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशा के अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो अगर बात करिएगा कि क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब पहुंचा भारत, तो 1942 में पहुंचा था। और ये भेजा था कौन, तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। कौन भेजा था, तो विंस्टन चर्चिल मतलब उस समय जो वहाँ का ब्रिटिश का सरकार जो थे वो कौन बैठे थे, तो विंस्टन चर्चिल बैठे थे। कौन, तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। जब विंस्टन चर्चिल ने भेजा, लेकिन 1947 का अगर बात करिएगा तो 1948 तक एक था क्लाइमेट इटली। कौन थे, तो क्लाइमेट इटली का बात करते हैं तो देखिएगा ऑप्शन में दिया भी है क्लाइमेट इटली के बारे में। तो क्लाइमेट इटली ने ऐलान किया था कि भारत को 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा 1948 से पहले। और इसी के बीच में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो आया था वो आया था माउंट बेटन आए थे। कौन आए थे, तो माउंट बेटन को कौन भेजे थे, क्लीमेंट इटली ने भेजा था। और माउंट बेटन जब भारत पहुंचे तो माउंट बेटन ने ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो यहाँ से 2-3 सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए क्रिप्स मिशन भारत आया कब, तो 1942 में। कि बताइए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा कौन, तो वो भेजा था कौन, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। फिर विंस्टन चर्चिल को जब सरकार गिर गया तो अगला सरकार में कौन आया था, तो क्लाइमेट इटली आया। और क्लाइमेट इटली ने भारत के प्रति अच्छा सोच विचार किया और भारत को बोला कि 1948 से भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत भारत में वाइसराय जो अंतिम आए थे कौन, तो माउंट बेटन। और माउंट बेटन ने ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसी में भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे श्री राजगोपालाचारी बने थे। तो इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भारत के अंतिम वाइसराय कौन था, तो माउंट बेटन थे। और वही बोलेगा कि भारत के अंतिम भारतीय वाइसराय कौन था, भारतीय वाइसराय कौन बने थे, तो श्री राजगोपालाचारी बने थे। तो आपको पता है कि 1942 में इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। कौन होगा, तो विंस्टन चर्चिल होगा। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किस निकट है। तो काराकोरम का दर्रा का अगर बात करिएगा तो कारगिल में है। काराकोरम दर्रा किसके निकट पड़ता है, तो काराकोरम दर्रा कारगिल के निकट पड़ता है। तो बोला भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट है, तो किसके है, तो कारगिल के निकट है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है। तो दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है, एक शुक्र हो गया। और शुक्र के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो शुक्र घूरता है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है। कौन सा घूरता है, तो शुक्र घूरता है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है।
शुक्र दक्षिणावर्त दिशा में घूरता है। अगर शुक्र के साथ साथ अगर बात करिएगा तो सूर्य, जैसे कि हम शुक्र का बात करते हैं तो शुक्र का देखिएगा कि जो हम लोग का सूर्योदय होता है तो सूर्योदय शुक्र का कहाँ होगा, तो सूर्योदय होगा उगता कहाँ है, तो पश्चिम साइड उगेगा। कहाँ, तो पश्चिम साइड उगेगा। और डूबेगा कहाँ, तो पूरब साइड। डूबेगा कहाँ, तो पूरब। वही अगर पृथ्वी का बात करिएगा तो पृथ्वी पर जो देखने को मिलता है कि उगते कहाँ से हैं, तो उगते हैं कहाँ से, तो पूर्व से। और डूबते कहाँ हैं, डूबते कहाँ है, तो पश्चिम की ओर। डूबते कहाँ है, तो पश्चिम। तो ये उल्टा चलता है। तो पूछेगा कि शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व चलता है। शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व चलता है। शुक्र ग्रह का बात करेगा तो पश्चिम से पूर्व करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन का तो ये बताइए कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो जो शुक्र का होता है उसका इस डायरेक्शन होता है। जबकि पृथ्वी का अगर बात करिएगा तो पृथ्वी का गमन करता है जो इस तरीका से गमन करता है। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो कौन घूरता है, तो शुक्र घूरता है। कौन घूरता है, तो शुक्र घूरता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी OMR का उपयोग होता है। तो एम का अर्थ क्या होता है, तो एम का मतलब मार्क होता है। एम का मतलब क्या होता है, तो मार्क होता है। एम का मतलब हो गया मार्क। तो बोला है कि कौन सा, तो अभिज्ञान प्रौद्योगिकी के OMR उपयोग होता है। तो OMR में एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब मार्क होता है। एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब मार्क होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि हॉर्नबिल त्यौहार, कौन सा त्यौहार, तो हॉर्नबिल त्यौहार का अगर बात करेगा तो हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। ये बताइए पन्ना अति क्या बोलते हैं, मानस हो गया। फिर हो गया एक सींग वाले गेंडा के लिए बोलते हैं एक सींग वाले गेंडा। एक सींग वाले गेंडा कहाँ है, तो असम में है। कहाँ है, तो असम में है। तो ये मानस हो गया। सत्रिया बोलेगा कि सत्रिया कहाँ के है, नृत्य, तो सत्रिया भी कहाँ के है, तो असम का नृत्य है। तो फिर अगले प्रश्न में देखते हैं, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि नीति आयोग, कौन, तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो अगर नीति आयोग का बात करिएगा तो नीति आयोग समझने से पहले ये समझिए कि एक आया था योजना आयोग। कौन सा आया था, तो योजना आयोग आया था 1950 में। 1950 में कौन सा आया था, तो योजना आयोग आया था। और योजना आयोग की जगह पर ही कौन आया था, तो नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को कौन आया, तो नीति आयोग आया। नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। इसके योजना आयोग की जगह लिया था। योजना आयोग की जगह कौन लिया था, तो नीति आयोग लिया था। नीति आयोग का अगर फुल फॉर्म का बात करिएगा तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लिख लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का है। और नीति आयोग जगह लिया था योजना आयोग की जगह पर। योजना आयोग कब आया था, तो 1950 में आया था। इसका अध्यक्षता अगर बात करिएगा तो इसका अध्यक्षता नीति आयोग का कौन करते हैं, तो PM करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। अगर इसी पर कुछ और देखते हैं तो देखिएगा कि जब योजना आयोग आया था तो योजना आयोग तो आ गया 1950 में। फिर इसके बाद आया था पंचवर्षीय योजना। कौन सा, तो पंचवर्षीय जो योजना आया था वो आया था 1951 में। कब आया था, तो 1951 में आया था। अगर इसी के जगह पर आप बात करते हैं कि आया था राष्ट्रीय विकास परिषद जो आया था वो राष्ट्रीय विकास परिषद आया था 1952 में। ये पूछ लेता है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब आया था, तो 1952 में आया था। पंचवर्षीय योजना की घोषणा कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। योजना आयोग कब आया था, तो 1950 में आया था। योजना आयोग की जगह कौन लिया था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लिया। और नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं, PM करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है
अगले प्रश्न में कि पारा का सामान्य नाम क्या है। तो अगर हम पारा का बात करते हैं तो पारा का सामान्य नाम होता है क्विक सिल्वर। पारा का सामान्य नाम क्या होता है, क्विक सिल्वर होता है। इसको हम Hg बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पारा का क्या नाम है, तो सामान्य नाम होता है क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय का बात करिएगा तो मुंबई में है। कहाँ, तो मुंबई। इसका अगर गठन का बात करेगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1994 में। कब हुआ था, तो 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर भी बता दें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सोडा वाटर का अगर बात करिएगा तो सोडा वाटर जो कुल ड्रिंक पीते हैं ना, ड्रिंक वगैरह, तो उसमें सोडा वाटर जो मिलाया रहता है उसमें गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक अम्लीय ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। कौन सा ऑक्साइड होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड होता है। अगर हम नाइट्रोजन का बात करेंगे तो नाइट्रोजन आपको पता है कि नाइट्रोजन हो गया जो 78% वायुमंडल में है। हाइड्रोजन का बात करेंगे तो भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन, तो भविष्य का ईंधन का बात करेगा तो हाइड्रोजन हो गया। आपको ये भी पता है कि केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि हाइड्रोजन की वजह से ही मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर अपना आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल नहीं सजा पाया था, क्योंकि हाइड्रोजन जो तीन का समस्थानिक 3 होता है और इसका द्रव्यमान अलग अलग होता है। और ये है जो समस्थानिक का पालन किया था कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका भिन्न भिन्न है। तो यही नियम उसका क्या हुआ कि मेंडलीफ के लिए असफल का कारण बना। तो हाइड्रोजन से ही ज़्यादा असफल हुए थे। तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और ये अवारा तत्व है। क्या है, अवारा। रियल में ये हाइड्रोजन है जो अधातु ग्रुप का है, जो हैलोजन का ग्रुप में है। हैलोजन वर्ग से ही उठ के इसको रख दिया गया है धातु वाले ग्रुप में। अगर हम बात करते हैं 74 तक यहाँ प्रश्न हो गया है। ये शिफ्ट में इतना ही प्रश्न आया था दोस्तों। अगर ये प्रश्न से आपको फायदेमंद मिल रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दें। और इसी तरीका से आगे भी हम सेशन लाते रहेंगे। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।